Good morning, everyone. Good morning, ma'am. This is the class of chapter 6 life processes in biology. Biology के अंदर 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये पोर्शन है बायोलॉजी, ठीक है ना। आपकी क्लास है 10th और इसके अंदर देखिए लाइफ प्रोसेस क्या होती है। हमारी लाइफ को केपेबल, एबल या स्टेबल बनाने के लिए जो भी प्रोसेसेस, जो भी एक सेल या ऑर्गन का सिस्टम वर्क करता है वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस में आती है। इसके अंदर बेसिकली वी हैव टू स्टडी द कंप्लीट सिस्टम्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स की जो है हमें इसके अंदर स्टडी करनी रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हाउ मेनी सिस्टम्स वी हैव, ठीक है, कितने सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कैसे आप सीक्वेंस याद रखेंगे कि आप अपनी बॉडी के टॉप से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट सिस्टम क्या कौन सा है? नर्वस सिस्टम। यस, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम तो लाइफ प्रोसेसेस एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, इसलिए नर्वस सिस्टम लाइफ प्रोसेसेस में नहीं है। ये आपका अलग से चैप्टर दिया गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर नर्वस सिस्टम को समझाया गया, तो इसके अंदर हम ये नहीं पढ़ेंगे। दूसरा सिस्टम आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ सिस्टम excretory system। Fifth is reproductive system। And sixth one is locomotory system। ठीक है, ये मेन सिस्टम्स है जो हमें पढ़ने। इस चैप्टर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक और भूल गई मैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अलग से चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके अंदर पढ़ते हैं। एंड लोकोमोटरी सिस्टम जिसके अंदर आपका स्केलेटल सिस्टम है, मसल्स है, उसकी स्टडी, तो वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, वो क्लास 12 के अंदर 11th के अंदर जो है उसको स्टडी करवाया जाता है, ठीक है। तो वी हैव टू कितने सिस्टम पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रिएटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। 1 2 3 4 सिस्टम्स लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं डाला गया इन सिस्टम को? देखो, जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ था ना तो उसके अंदर सेंसेस नहीं थे लेकिन लाइफ थी, सो दैट्स व्हाई लाइफ प्रोसेसेस के अंदर कभी भी नर्वस सिस्टम इंक्लूड नहीं किया जाता। दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन तो वो वैसे ही कर लेगा, वेजिटेटिवली कर लेगा, एसेक्सुअली कर लेगा, ठीक है, उसको प्रोजेनी तो बढ़ाना है। पर्टिकुलर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लाइफ प्रोसेसेस तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। देन लोकोमोटिव जरूरी नहीं है सारे उस वक्त, प्रिमिटिव सिर्फ हम लाइफ को लेके चल रहे कि वो सब लोकोमोशन करें, प्लांट्स नहीं करते ना। सो दैट्स व्हाई लाइफ प्रोसेसेस के अंदर इन 3 सिस्टम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो टुडे कौन सा चैप्टर सिस्टम पढ़ना चाहेंगे आप लोग, बताओ कौन सा स्टार्ट करें? बोलो, जल्दी बोलो। एक्सक्रीटरी सिस्टम, फाइन। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर गोइंग ऑन द हायर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले जो पुराने आए थे, प्रिमिटिव थे, उनके बारे में जानते हैं कि उनके अंदर एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीटरी
सिस्टम के अंदर मेन यूरिन को जो है वो बॉडी से आउट किया जाता है। तो अब देखो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है यूरिन को एक्सक्रिएट नहीं करते। तो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट के एक्सक्रिएशन पर हम एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या कहता है? एक्सक्रिएशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकालना और उस निकालने की प्रोसेस के अंदर जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसे हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। तो अब ये सबसे पहले तो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते क्या है, कौन कौन से होते हैं? सो देयर आर 3 टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। 3 टाइप के नाइट्रोजिनस वेस्ट होंगे। फर्स्ट बहुत ही सिंपल, अमोनिया। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप में से कोई बताएगा अमोनिया का फॉर्मूला? NO3 NH3 यस, दिस इज द सिंपल है ना, इसलिए पूछा था मैंने अमोनिया। ठीक है, तो पहला ऐसे एनिमल जो अमोनिया को रिलीज करेंगे, ये देखो नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब इसमें होता क्या, अमोनिया सबसे पॉइजनस एलिमेंट होता है। सो दैट्स व्हाई ये इस तरीके से लैंड में या बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रिएट कर सके। तो इसके लिए नेचर ने अपने आप उन्हीं एनिमल्स के अंदर अमोनिया का एक्सक्रीशन ज्यादा बनाया जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। क्योंकि अमोनिया रिलीज हुआ, वाटर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उनकी बॉडी भी हार्म नहीं होती है, प्लस आसपास वाला एनवायरनमेंट वो भी हार्म है। अमोनिया की स्मेल भी बड़ी पंजेंट सी स्मेल होती है, बहुत मतलब अनबियरेबल स्मेल होती है, एकदम सेंसेशन जो है बहुत तेज होने लग जाते हैं। सो दिस इज मोर पॉइजनस एज कंपेयर टू अदर। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया। सेकेंड प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड थोड़ा कम पॉइजनस है, मतलब ना के बराबर पॉइजनस। तो यूरिक एसिड में क्या है, ये सेमी सॉलिड स्टेजेस में होता है। सेमी सॉलिड स्टेजेस आपको पता है, जेली जैसी स्टेजेस जो होती है। तो ये उन उन एनिमल्स के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि पॉइजन इसके अंदर ना के बराबर। तो वो एनिमल जिसको स्टोर करके रख सके बहुत ज्यादा, और इसको इसलिए ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो उन्हीं एनिमल्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा जिनके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट को स्टोर करने की कैपेसिटी हो या जिनका अडेप्टेशन ऐसा। तो ये जैसे कैमल हो गया है ना, कैमल का आपने देखा है, सुना भी होगा कि वो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन नहीं होता उसके अंदर। एडेप्टेशन उसका ऐसा है, ये आपकी कॉकरोचेस हो गए, ये हो गए छिपकलियां, लीजर्ड्स हो गई, दे ऑल आर यूरिकोटेलिक। देन यूरिया, जो यूरिया का सिक्रेशन करते हैं, तो ये थोड़ा पॉइजनस होता है, इसके कंपेयर में थोड़ा वो होता है। तो यूरिनेशन एक ड्यूरेशन के हिसाब से या यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी के बेसिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये 3 टाइप के तो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। अब इनके अंदर जो अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक जो अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं, ऑल एक्वेटिक फिशेस। यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करेंगे, आई मीन एक्सक्रिएशन करेंगे, उसे हम बोलते यूरिकोटैलिक। These are cockroach, camel and यूरिया, जो यूरिया का एक्सक्रिएशन करेंगे दे आर नोन एज यूरियोटैलिक। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, यूरियोटैलिक। अगर पॉइजन की बात करें हम कि सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन है, तो अमोनिया सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद यूरिया होता है और उसके बाद यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये
आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट आता है कि कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस. देयर आर 3 टाइप ऑफ एनिमल्स, a monotelic, uricotelic and ureotelic. Is it clear everyone? Yes, ma'am. Okay. Now ये तो हमने नाइट्रोजिनस वेस्ट पढ़ा. अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआस, जो सबसे पहले एनिमल्स बने या उनके बाद जो क्लासिफिकेशन आपको 9th में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए. अब देखो आप लोगों का क्या है, कोरोना की वजह से सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो व्हेनेवर यू हैव अ टाइम उस चैप्टर को ज़रूर आप लोग रीड कीजिएगा, या वीडियोस जो भी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो उनको एक बार देखिएगा ज़रूर. अदरवाइज क्या होता है, हायर क्लासेस तक जब हम जाते तो पूरा बेस जो होगा वो 0 बन जाएगा. सिचुएशन ऐसी थी कि सिलेबस रिड्यूस करना पड़ा. तो प्रोटोजोआस जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल तो आप सबको पता है, अमीबा होता है. ये इस टाइप का ए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम सेल भी नहीं बोलते बिकॉज सेल मेम्ब्रेन नहीं है, पर्टिकुलर शेप नहीं है इसकी, तो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ये. तो इसके अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सेल ही नहीं है, फिर ये कैसे एक्सक्रीशन करेगा. हम कहते खाता तो है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्सक्रीट, लेकिन हाँ कैसे करते हैं, तो ये जो जनरल इनकी बॉडी सरफेस होती है इनके थ्रू जो है एक्सक्रीशन किया जाता है. ठीक है. और दूसरा इनके अंदर क्या होता है कि जैसे इसने फूड का इंटेक किया तो ये क्या होती है, यहाँ पे एक वैक्यूल डेवलप होने लग जाती है जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल. दिस इज द फूड वैक्यूल. ये फूड वैक्यूल है. अब डाइजेशन वगैरह सब कुछ हो गया, सब एब्जॉर्प्शन भी हो गया, मेन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी हो गया. अदर फिजियोलॉजी के थ्रू या इसी के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट बचे वो क्या करते हैं, एक दूसरी वैक्यूल के अंदर इकट्ठे कर दिए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. और जब ये फुल फिल्ड हो जाती है तो ये क्या करती है, इस पेलिकल के पास आके ब्रस्ट हो जाती है, और ब्रस्ट हुई सारे के सारे पार्टिकल्स बाहर. तो ये इस तरीके से भी एक्सक्रीशन होता है और जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है. लिमिटेड. इसके बाद आता है पॉरीफेरा. तो वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू चलते हैं, उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस मेथड्स के थ्रू कंटिन्यू रहते हैं. लेकिन जब तक हम पर्टिकुलर एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का की बात नहीं करते तब तक हमें जनरल बॉडी सरफेस ही पढ़ना पड़ता है. और जैसे ही एनिलीडा आ गया उसके अंदर आप देखेंगे पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुकी है. एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, आर्थ्रोपोडा के अंदर भी है. कॉकरोचेस देखे आपने, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू नहीं होता, अभी मैंने बताया यूरिकोटैलिक होता है. फिर मॉलस्का हो गया इस तरीके से. लेकिन बिफोर लाइक एस्कीहेलमिंथीज है, प्लेटीहेलमिंथीज है, अगर जनरल बॉडी सरफेस नहीं है तो इनके पास स्पेसिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, सिर्फ वही एक्सक्रीशन करेंगी. ठीक है. तो ये बात होती है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की. अब 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो वेल डेवलप्ड है, एक तो प्लांट्स होते हैं और दूसरे एनिमल्स होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो दोनों के अंदर एक्सक्रीशन देखना पड़ेगा. प्लांट्स देखो नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके लिए वेस्ट नहीं होता, उसको तो नाइट्रोजन चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स लाइफ. अगर वो नाइट्रोजन डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकता, उसके साथ प्रॉब्लम यही है, तो उसके लिए तो ये वेस्ट है नहीं. तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उसको बनेगा उसको बॉडी से बाहर निकालना है. तो उसके पास 2 मेथड होती है प्लांट के पास. पहली तो ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा. 1 मिनट है ना. ठीक है. ये लीफ है, यहाँ पे ये स्टोमेटास प्रेजेंट है, तो इसके साथ भी निकल जाएगा. दूसरा कैसे निकालेगा, दूसरा होता है गटेशन.
या आपको कोई मेथड बढ़ता है अलग से जिसके थ्रू प्लांट एक्सक्रिएशन करते हैं? नटेशन में क्या होता है, ये लीफ है, लीफ की टिप पे हाइड्रोथैलॉइड करके टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वाटर पोर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, वाटर को ऊज आउट करता है ड्यू टू हाई प्रेशर इन जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ड्रॉप। तो आपने कभी मॉर्निंग में देखी होंगी आपने, या जो घने पेड़ होते हैं ना बरगद के, पीपल के, गर्मियों के दिन में उनके नीचे खड़े होना, वो कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, ऐसे लगेगा आपको पानी की बूंदें फील करनी पड़ेंगी आपको 1-2 घंटा उनके नीचे रह के, ऐसे नहीं 5 मिनट खड़े हुए, क्या पता आप जहाँ खड़े थे वहाँ गटेशन हो ही नहीं रहा। तो ये जिसे हम ओस की बूंद वगैरह कह रहे हैं, बेसिकली ये लीफ के थ्रू बाहर निकल रही है। अगर लीफ के थ्रू निकली है तो ये कंप्लीटली एक्सक्रिएटरी मटेरियल से भरी, जो इसको नहीं चाहिए, ये पॉइजनस भी हो सकती है, इसलिए मॉर्निंग में उनको छूने से पहले सोचना चाहिए। अच्छी तो लगती है लेकिन फिर भी। तो ये प्लांट के अंदर एक्सक्रिएशन हो गया। तो आपको प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स के अंदर क्लियर है? ठीक, अब मेन आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन। तो देखो हमारा जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ना, कैसे पता चलेगा? कोई टिपिकल एक आदमी तैयार या कोई ह्यूमन तैयार होकर खड़ा नहीं होता कि मेरे को कट कर लो और स्टडी कर लो। वी हैव टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रॉग, रैबिट, इनका डाइसेक्शन करना पड़ता है। तो जिस तरीके से हमारे अंदर प्रेजेंट होता है सेम वैसा ही उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आइडियल हम हमारे सिस्टम की स्टडी करने के लिए उन्हीं को एज ए स्पेसिमेन लेते हैं। तो उनका और हमारा लगभग सिमिलर है, कुछ एक एक्सेप्शंस आते हैं जो हम हायर स्टडीज में पढ़ लेते हैं। तो एक्सक्रिएशन जब ह्यूमन में पढ़ते हैं तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम की स्टडी करनी पड़ती है। तो आप देखिए 2 किडनी प्रेजेंट होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ठीक है। दे आर नियर अबाउट 120 ग्राम्स। और जो भी ऑर्गन्स होंगे या जो भी सिस्टम हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, मेल और फीमेल के अंदर सिमिलर चलते हैं, बट एज कंपेयर टू फीमेल दे आर हाई वेटेड। वो थोड़े 10-20 ग्राम या 30 ग्राम थोड़े ज्यादा बड़े ऑर्गन होते हैं मेल के अंदर, फीमेल के अंदर थोड़े छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देन दीज आर यूरेटर्स। ये यूरेटर्स है जो ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, एंड दिस इज द यूरेटर, ठीक है। अब इनको ब्लड सप्लाई के लिए एक आर्टरीज प्रेजेंट होती है जिन्हें हम क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। और इन्हीं से वापस ब्लड ले जाने के लिए वेन्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम क्या बोलेंगे, रीनल वेन्स। तो देखते हैं, दिस इज द किडनी, दीज आर यूरेटर्स, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, and this is the urethra. Now, एक को हम बोल देते हैं रीनल आर्टरी, और इनको हम बोल देते हैं रीनल वेन। कुछ भी बना लो, आपको तो पता होना चाहिए क्या होता है। कहीं भी स्ट्रक्चर बना लो, कोई रॉन्ग नहीं होने वाला। आउट इनसाइड कोई क्लियर स्पेसिफिकेशन नहीं, ठीक है। हाँ, बट आर्टरीज करेंगी क्या, ये बताओ मेरे को।
ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होती है, ठीक है। रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होती है। देन तो देखना आप लोग बुक के अंदर क्या है, इनके डायग्राम में भी क्या है, ब्लू और रेड कलर दिखाया गया है ना, ब्लू एंड रेड कलर शो किया गया। तो ब्लू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है और रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है। तो वो आपका सॉरी वापस मिलती है उसको, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। होता क्या है कि ये किडनी है, किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है और यूरेटर्स के थ्रू का आता है यूरिनरी ब्लैडर में, और जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल हो जाता है तो यूरिथ्रा के थ्रू इसको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अभी कंप्लीट प्रोसेस को हमें समझना है। इसमें एक चीज और मैंने नहीं बताई, इसके ऊपर क्राउन के फॉर्म में क्या होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उधर भी, जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। यस, ये भी एक सिस्टम उसमें नहीं लिखा मैंने, एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी उसके अंदर होता है। नंबर 8 हो जाएंगे फिर एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स को रिलीज करते, तो ये भी हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर ही स्टडी करते हैं। नाउ अब क्या करना है कि मेन किडनी का स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एलिस, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन के फॉर्म में हम किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे। एलिस बना रही हूँ। द आउटर कवरिंग, ये जो कवरिंग है इसे हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। This is the renal capsule, ठीक है। थोड़ा सा डार्क करना है इसको ताकि कैप्सूल के फॉर्म में ये लगे। क्या काम है इसका, इसको प्रोटेक्शन देना, मेन इसको शेप प्रोवाइड करना। दिस इज द renal capsule, जस्ट a minute। ऑफ है, अभी हाथ में पकड़। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here. ये रीनल कैप्सूल बना दिया। अब इसके अंदर वाला पोर्शन जो होता है 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। अपर पोर्शन कभी भी हम चाहे प्लांट का स्ट्रक्चर ले या आप स्ट्रक्चर ले ह्यूमन बीइंग की एनाटॉमी, तो आपको आउटर पोर्शन हमेशा कॉर्टेक्स ही नजर आएगा, मिड पोर्शन जो होता है मेड्यूला होता है, और इनर पोर्शन याद है तो उसका कोई स्पेसिफिक नेम होगा अलग से, और नहीं है तो जनरली प्लांट के अंदर पिथ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कोई स्पेसिफिक नेम दिख जाएगा। तो ये जो पोर्शन है सबसे पहले तो दिस इज द रीनल कैप्सूल, ठीक है। दिस पोर्शन इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे, एंड दिस इज द मिडिल पोर्शन रीनल मेड्यूला। तो इस मेड्यूला के अंदर क्या होते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेड्यूलरी पिरामिड्स, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये हम कह रहे हैं ये मेड्यूलरी पिरामिड, ये सारे पिरामिड शेप के मेड्यूलरी पिरामिड्स है क्योंकि मेड्यूला में प्रेजेंट है, बट इनके बीच में ये जो गैप है ना, यहाँ पे कॉर्टेक्स आ जाता है, ये कॉर्टेक्स ही हो जाता है, पूरा एम्बेडेड रहता है कॉर्टेक्स यहाँ पे। और इस कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर आप देखेंगे फिंगर शेप जो है कॉलम्स बन रहे हैं,
और इनको बोला जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टी। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी के कॉलम के नाम से जाना जाता है। देन मेड्यूलरी पिरामिड से क्या रहता है, ये इस तरीके से ट्यूब्स निकलती है और फाइनली आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से टिब्यूल्स जो है सारी बाहर आ जाती है यूरिन को लेके, जब यूरिन फॉर्मेशन होता है, और ये वाला जो पोर्शन बन जाता है, दिस कंप्लीट पोर्शन क्या है, एक देखेंगे आज इसका दूसरा कलर काम नहीं कर रहा, यहाँ दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके से फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, दिस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जो सबको कलेक्ट करके सारे टिब्यूल्स से, सारे के सारे टिब्यूल्स ने जो भी यूरिन बनाया, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनाया, उन सारे यूरिन को कलेक्ट करके वो यहाँ लेके आता है। दिस प्लेस इज नोन एज पेल्विस। मैम, यस, ये जो आपने ट्यूब्स बनाई है, हाँ। ये कहाँ से आती है, मतलब कहाँ से अटैच है? ये देखो, ये क्या रहता है, ये मेड्यूलरी पिरामिड होता है ना, ये ओपन होते हैं यहाँ से, इनके अंदर से निकलते हैं ट्यूब्स। नेफ्रॉन्स की जो ट्यूब होती है, फाइनली कलेक्टिंग टिब्यूल जब आ जाती है ना, वो सारी कलेक्टिंग टिब्यूल एक साथ कट जो है कंबाइन होके फिर इस पोर्शन से निकलती है। इसको कैलिक्स बोलते हैं एक्चुअली, यहाँ से निकल। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये कहाँ आ गई, यहाँ पे, और इस रीजन का नाम क्या है, पेल्विस। ठीक है, और पेल्विस देखिए आप, फाइनली ये आपको कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन नजर आ रहा है, दिस पोर्शन हाइलम के अंदर चलता है। सो इससे हम क्या लिखेंगे, हाइलम, और हाइलम से ये पेल्विस के थ्रू यूरेटर्स बाहर आ जाते हैं। These are ureters. So structure of kidney is clear। देख लो आप एक बार, किसी को नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए वापस। आगे सबको? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला के अंदर क्या होता है, किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है, और मेन फंक्शन तो नेफ्रॉन ही करता है। किडनी तो सिर्फ उसको रखे रख रही है, एक ऑर्गन बना रही है, फंक्शन तो सारा नेफ्रॉन ही करेगा। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होते हैं, सम नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टिकल रीजन। कुछ नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ नेफ्रॉन मेड्यूलास में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं, किडनी को हम ऐसे बनाते हैं, ये अगर कॉर्टिकल रीजन है, हम कह रहे हैं नेफ्रॉन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका क्या होगा, हेनलेज लूप जो होता है ना, बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, उसको मेड्यूला तक ऐसे घूमना रहता है, फिर वो बाहर निकलता है। और जो मेड्यूला में प्रेजेंट है वो तो आप देखिए छोटा ही है। तो जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेड्यूलरी नेफ्रॉन। और जो स्पेस बिटवीन ये कॉर्टेक्स है ऊपर वाला और ये मेड्यूला है, इन दोनों के मिड वाला जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी रीजन। It is not space, actually the cells where both the cortex and medulla will meet each other, वो वाला प्लेस जो होता है उसे जक्स्टा मेड्यूलरी स्पेस या फिर जक्स्टा मेड्यूलरी सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर इस रीजन में
नेफ्रॉन प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो देखो 3 टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, कॉर्टिकल, मेड्यूलरी and third is juxtamedullary. Nephrons. Nephrons क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और फंक्शनल। यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और प्रेजेंट का होते हैं किडनी में। ठीक है, ये आपका सिर्फ अभी स्ट्रक्चर है और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और यूरिन फॉर्मेशन हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक आप पढ़ें आगे वाले लाइफ प्रोसेस को अच्छे से, वो जो पैराग्राफ दिए हुए उनको और एक्सक्रीटरी सिस्टम को अच्छे से रीड करना। ठीक है, ओके। ओके।